आज भी 20 साल के बाद भी उस जंगल राज की याद दिलाने में मुनाफा नजर आता है अगर एनडीए को, तो वो क्या दौर होगा। नहीं तो ये इतने पॉलिटिकली जहीन लोग हैं, इनको 20 साल पुरानी बात, तब भी 20 उनको लगता है अभी भी वो बात याद दिलाओ तो हमारे काम आएगी। बिहार में वोटिंग से पहले आज मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 5वीं किस्त जारी की गई है और ये वो योजना है जिसमें महिलाओं को अपना कोई स्वरोजगार शुरू करने के लिए 10-10 हज़ार रुपए ट्रांसफर किए जा रहे हैं और उसके बाद फिर 2 लाख रुपए तक का कर्ज उनको दिया जा सकता है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक कहना है कि बिहार में जीविका समूह से जुड़ी महिलाओं को स्वरोजगार के लिए यह आर्थिक मदद दी जा रही है। अभी तक 1.25 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के खाते में 4 किस्तों में पैसा जा चुका है। आज 5वीं किस्त इसकी जारी हो चुकी है और चुनाव से पहले महिलाओं के खाते में पैसा आने लगा और एनडीए के लिए इसे मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है और ये वाकई में एक ऐसी गेम चेंजर स्कीम साबित हो सकती है। कई सर्वेज में आ रहा है कि वाकई इसका असर हो रहा है। ऑपोजिशन इससे वोट के बदले घूसखोरी कहता है। ऑपोजिशन का दावा है कि महिलाओं के खाते में पैसा जो जा रहा है ये तो उनको कर्ज में डुबोने वाली योजना है, ये पैसा उनको लौटाना पड़ेगा ना। कहते हैं तो आपने कर्ज डाल दिया बिहार की महिलाओं पर। एनीवे, लेकिन एक सर्वे हुआ तो मैं उसका डेटा आपको दिखाता हूं क्योंकि वो महिला वोट से जुड़ा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। रोक के एक लाइन सिर्फ बोल दूं, हम लोग ये बात कर रहे थे और एक कोई सज्जन है, नाम विष्णु जी है, इन्होंने कहा बिहार का जंगल राज झेला है हमने। 1995 में हाजीपुर में मेरे ससुर जी का अपहरण हुआ, 21 दिन बाद फिरौती की रकम देने के बाद ससुर जी घर आ पाए। उनका आप लोग चर्चा कर रहे हैं तो मुझे संदर्भ याद आ गया। तो हम लोग जो कहते हैं बार बार ना कि क्यों उसकी याद दिलाई जाती है, तो जो भी लोग जहां देख रहे होंगे, जहां इसकी चर्चा सुन रहे होंगे, उनको वो संदर्भ याद आते हैं। ठीक है, मैं सर्वे की बात कर रहा था, महिला वोट की बात कर रहा था। वैसे भी ये माना जाता है कि जो महिला का वोट है वो नीतीश कुमार जी को ज्यादा मिलता है। उसके पीछे बहुत सारी वजह हो सकती है, लॉ एंड ऑर्डर पर उनका काम भी हो सकता है और दूसरा जो शराबबंदी उन्होंने की। तो अब ये एक सर्वे एस इंडिया एजेंसी का एक सर्वे है। तो इस सर्वे में जो बातें सामने आई हैं, इन्होंने पहले पूछा कि आपने नीतीश सरकार की महिला रोजगार योजना के बारे में क्या सुना है। इन्होंने 4000 लोगों से बात की, 4000 महिलाओं से, और हर समाज वर्ग के लोग हैं उसमें। 85% लोगों ने कहा हाँ हमने सुना है। फिर उन्होंने पूछा क्या आपने इस योजना का फॉर्म भरा है। 94% महिलाओं ने कहा हाँ हमने इसका फॉर्म भरा है। फिर आप में से कितनों को इसका फायदा मिला, मतलब 10,000 रुपया मिला। 61% लोग कह रहे हैं कि हमको पैसा भी आ गया है। तो 94-95% महिलाओं ने फॉर्म भरा, उनमें से 60% लोगों के खाते में पैसा भी आ गया। फिर उन्होंने पूछा आपने इस पैसे का उपयोग कैसे किया, यह सबसे महत्वपूर्ण है। तो किसी ने कहा हमने राशन खरीदा 4% ने, किसी ने कहा हमने फर्नीचर खरीद लिया 4% बोल रहे हैं, किसी ने कहा इलाज के दवा के लिए इस्तेमाल कर लिया 1% ऐसे लोग थे, किसी ने घर की मरम्मत करा ली ऐसे 4% थे, किसी ने इन्वेस्ट कर दिया 10,000 ऐसे 3% थे। लेकिन छोटा व्यवसाय शुरू करना जो इस योजना का मुख्य मकसद है, उसके तहत कितनी लोगों ने अपना व्यवसाय शुरू किया, 58%, 58%। अगर एक स्कीम में 58% लोग उसका वो उपयोग कर रहे हैं जिसके लिए स्कीम लॉन्च की गई, तो ये उसकी कामयाबी बताता है। तो ये एक बात हुई। और 22% ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा अभी हमने पैसा खर्च ही नहीं किया है। अब उन्होंने कहा, फिर मुद्दा वगैरह पूछा, वो तो फिर जो जनरल सबके मुद्दे होते हैं वो हैं, लेकिन फिर क्रेडिट आप किसको देते हैं इस स्कीम का, ये पूछा गया। 42% कह रहे हैं नीतीश कुमार, 17% कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और 22% कह रहे हैं दोनों। तो ये 42, 17 और 22 आप जोड़ दीजिए तो 70-80% के करीब जो है ये मामला जो है वो पहुंच जाता है। आज चुनाव हुए तो आप किसको वोट देंगे, मूल बात। 45% महिलाओं ने कहा एनडीए, 40% महिलाओं ने कहा महागठबंधन, 5% ने कहा जनसुराज, 10% ने कहा अन्य। अगर आज चुनाव के बीच में सर्वे ये बता रहा है कि महिला वोट पर 5% की लीड है नीतीश कुमार को, तो ये कितना बड़ा है? बहुत बड़ा फर्क है। वो मैं सर्वे देख रहा था कि करीब करीब 5% की लीड भी है और पिछले चुनाव से देखें तो वो 37-38% से 45% पर वो पहुंच रहे हैं जी। इसमें इस सर्वे के मुताबिक यदि हम देखें तो 7-8% का फर्क हो गया है नीतीश कुमार के वोट में, खासतौर से महिलाओं के वोट को भी, महिलाओं के वोट की वजह से। और उसके पीछे ये स्कीम है, स्कीम है। मतलब अभी तो पिछली सरकार में और इसमें बड़ा बदलाव तो ये स्कीम आई है ना, बाकी सब तो काम सरकार के हुए ही हैं और उससे लीड भी बड़ा फर्क पड़ गया, 45 और 40 का हो गया, जो पहले बराबर सी लीड थी। सर ये भी बता दूं मैं, इसमें जो 4000 महिलाओं से बात हुई, इनकी सोशल प्रोफाइल क्या है? 15% सामान्य, 15% यादव, ये उसी जो वहां का जो कास्ट अरिथमेटिक है उसी अनुपात में है। 15% सामान्य, 15% यादव, 20% मुसलमान, SC ST 20%, नॉन यादव OBC EBC 30%।
मतलब उसी सामाजिक उसी समीकरण सामाजिक में। समीकरण में उन्होंने किया, 4000 महिलाओं के साथ बात किया। और ये अभी की मतलब बिल्कुल लेटेस्ट है मेरे ख्याल से 15 से 22 अक्टूबर 15 के से बीच 22 का अक्टूबर। है। तो ये एक बड़ा फायदेमंद हो सकता है, जैसे हम लोग चर्चा भी पहले भी कर रहे थे कि भाई वो गेम चेंजर हो सकती है कि नहीं और मैं देख रहा हूँ 61% लोगों ने उसको यूज मतलब मिल गया है पैसा। हाँ, वो भी एक 60%। बड़ी सक्सेस है कि 61% तो बड़ा होता है किसी भी योजना में मिल नहीं जाए। तो आज और पैसा ट्रांसफर हुआ ना, आज वाला तो इसमें काउंटेड ही नहीं है। देखिए, इसीलिए बार बार इधर से कहा जाता है उधर का एमवाई है, तो इसीलिए कहते हैं कि हमारा एमवाई दूसरा है। इधर का एमवाई वो कहते हैं कि महिला और यूथ है। और ये सचमुच अगर देखें तो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार, देश में अलग अलग नेता हुए, बहुत ताकतवर नेता हुए, उनका अपना अपना सबका प्रभाव है, लेकिन इन दोनों नेताओं ने जिसको बार बार कहा जाता है आधी आबादी, या जिसको हम कहते हैं कि महिला वोटर को कैसे देखते हैं, उसको इन दोनों नेताओं ने जबरदस्त अपील किया है। बिहार में चाहे वो 40 में 39 वाला हो, चाहे वो अलग अलग समय पर जब ये दोनों आते रहे, तो जो लोकसभा विधानसभा के परिणाम है वो बता रहे हैं कि महिला मतदाता इन पर पूरी तरह से अभी भी भरोसा कर रही है। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताता हूं भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी जो 2 दिवसीय जैसलमेर दौरे पर थे, वहां उन्होंने क्या बातें कही हैं। आज वो लोंगेवाला बॉर्डर पहुंचे हेलीकॉप्टर से। लोंगेवाला बॉर्डर मशहूर हुआ था 1971 की जंग में। बॉर्डर पिक्चर आपने देखी होगी ना, सनी देओल वाली, वो वाला बॉर्डर। कल शाम को विशेष विमान से वो एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे थे, फिर वहां शौर्य पार्क, कैक्टस पार्क, लाइट एंड साउंड शो, इस सब का उद्घाटन उन्होंने किया। आज का दौरा सीमा सुरक्षा और सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने पर फोकस था। लोंगेवाला पहुंचकर राजनाथ सिंह ने 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी और फिर उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, स्थगित हुआ है केवल। रक्षा मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान को हमने ठीक ठाक डोज दे दिया है। यह क्षेत्र पाकिस्तान बॉर्डर के पास है, इसलिए बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में तो कभी नहीं आया जा सकता। हमें अलर्ट रहना ही होगा। हालांकि अभी कुछ दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को ठीक ठाक डोज दे दिया गया है। अब कुछ भी हरकत करने से पहले वह 100 बार सोचेगा और अगर पाकिस्तान ने दोबारा कोई हरकत किया तो उसका परिणाम क्या होगा यह पाकिस्तान को भी अच्छी तरह से पता है। फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे पायलट्स ने तो सिर्फ पाकिस्तानियों का हालचाल लेना चाहा था, इतने में ही पाकिस्तान की दुर्गति हो गई। ऑपरेशन सिंदूर में भी मैं समझता हूं कि हमारे पायलट्स ने तो बस हालचाल ही लेना चाहा था और थोड़ी ही देर में उन्होंने पाकिस्तान की यह गति कर दी। कभी उन्हें दलबल के साथ पूरा मौका मिला तो पाकिस्तान का क्या हश्र होगा यह बताने की जरूरत नहीं है। पर साथियों, हमारे शत्रु चाहे वे बाहरी हों या आंतरिक हों कभी निष्क्रिय नहीं रहते। वे हमेशा किसी न किसी रूप में सक्रिय रहते हैं। ऐसे में हमें उनकी गतिविधियों पर लगातार पैनी नजर बनाकर रखनी ही होगी तथा उसके अनुसार उचित और प्रभावी कदम भी उठाने होंगे। अब जो तस्वीरें चल रही हैं वो भी आप जरा देखिए, ये एक किस्म का युद्ध अभ्यास ही है। भारतीय सेना और वो भी बिल्कुल बॉर्डर के पास जो है वहाँ पर ये प्रदर्शन हो रहा है। हेलीकॉप्टर से यहाँ पर रक्षा मंत्री पहुँचे हैं। लेकिन सभी जी, जो भी राजनाथ जी के डायलॉग लिख रहा है आजकल, वो बड़े दमदार डायलॉग लिख रहा है। निश्चित रूप से। और देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार रक्षा मंत्री जिस तरीके से दौरा कर रहे हैं, जिस तरीके से उनके जो बयान आ रहे हैं और सारे बॉर्डर एरियाज पे उनका दौरा भी, वो कच्छ में गए थे, तब कच्छ में गए थे तो उन्होंने पाकिस्तान को बहुत कहा था कि भाई आप यहाँ पर अगर ज़्यादा हस्तक्षेप करोगे तो हम यहाँ से भी आपको सबक सिखाने के लिए हमारी सेना तैयार है। और लगातार वो संदेश दे रहे हैं पाकिस्तान को कि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, अभी रुका हुआ है बस, और अगर आपकी कोई हरकत ऐसी नजर आई तो आपको हम क्या सबक सिखाएंगे आप किसी कल्पना नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि बार बार ये चेतावनी पाकिस्तान को दी जा रही है कि कोई दूसरी हिमायत इस बार मत करना, क्योंकि अब अगर आप इस तरह की हरकत करोगे तो उसका परिणाम क्या होगा। मुझे लग रहा है राजनाथ सिंह ने जब वो कहा था कि अगर आप गोली चलाओगे तो हमारी तरफ से गोला जाएगा, और उसके बाद जो कहा कि हमारे पायलट तो आपका हालचाल पूछने गए थे उसमें आपकी ये हालत हो गई, तो ये पाकिस्तान को संदेश दे रहे हैं कि भाई अभी तो हमने मतलब आपका हालचाल पूछा तब आपकी इतनी मतलब स्थिति खराब कर दी। में नहीं, इस वक्त वो हर तरफ से पिट रहा है। निश्चित रूप से। और अब जिस तरीके से अभी तालिबान की तरफ से उसकी जो पिटाई हुई, पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से इमरान खान बयान दे रहे हैं और जिस तरीके से आंतरिक गृह युद्ध में पाकिस्तान फंसा हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि राजनाथ सिंह का ये बयान पाकिस्तान बार बार को संदेश देने की कोशिश है कि भाई ऐसी दुस्साहस मत करना
कि फिर हमें ऐसा कोई काम करना पड़े, और इस बार हम करेंगे तो हम इस बार कोई 4 कदम बढ़ के लौटने नहीं वाले। उसका परिणाम क्या होगा, मुझे लगता है राजनाथ सिंह बार बार ये पाकिस्तान को सचेत एक खबर बता देता हूं आपको पाकिस्तान की। अभी जो महीने की शुरुआत में जो हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए थे, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के लोगों ने किए थे, तो अब शहबाज सरकार ने अपने आतंकवाद विरोधी कानून के तहत ये तहरीके लब्बैक टीएलपी को बैन कर दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है। अब ये ऐसे वक्त में कदम उठाया गया है जब पाकिस्तान में अक्सर स्वतंत्र रूप से संचालित होने वाले ये जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं, इन पर अंकुश लगाने में इस्लामाबाद बार बार नाकामयाब रहा है। लेकिन ये मजबूरी हो गई थी, क्योंकि ये तो सीधा पुलिस से, सेना से भिड़ रहे थे, गालियां दे रहे थे आसिम मुनीर को और शहबाज सरकार को। दावा ये लोग ऐसा दावा करते हैं कि हमारे 200 लोग मरे, पाकिस्तान कहता है कि इसमें 15-16 लोग मरे, लेकिन 15-16 भी मरे तो बहुत होते हैं। और इनका प्रदर्शन था क्यों कि तुमने गाजा पर अमेरिका का, ट्रंप का प्लान क्यों मान लिया, इसमें अपने 15 जितने भी लोग थे उनको इन्होंने गोली से मरवा लिया। लेकिन वो हिलरी क्लिंटन की बात सर याद आ जाती है, तुम्हारे पिछवाड़े में अगर सांप है तो एक दिन तुम्हें भी काटेगा। और जब ये कोई इनका पाला हुआ सांप, इसी का पाला हुआ है, सेना का बनाया हुआ ग्रुप है, जब इन्हीं को काटने लगा तब जाके इसके फन पे पैर रखा इन्होंने। अब ये भारत की तरफ कुछ कर रहा होता तो इनको बड़ा प्यारा लग रहा होता, तब ठीक लगता ना। लेकिन वो जैसे हिंदू धर्म में, सनातन में भस्मासुर का जिक्र किया गया ना, कि जब आप भस्मासुर पैदा करते हैं तो वो किसी न किसी दिन आप पर ही हाथ रखने के लिए दौड़ता है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो भारत के खिलाफ जिस तरह से प्रॉक्सी वार चलाते रहते तब तक तो ठीक है। अब वो जब वहाँ पर हो गए, वो होता है कि एक बार आप उनको छोड़ देते हैं तो फिर आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। और जिस तरह का पूरा इस इलाके में अभी ये तहरीके लब्बैक ने जिस तरह का किया सरकार के और सेना के खिलाफ पूरा का वो कहते हैं ना चूल्हे हिला देना, हाँ बिल्कुल, वो काम किया, पूरा सिस्टम हिला दिया था। तो उनको जरूरी था कि इस पर काम किया जाए, लेकिन उनको भारत की सलाह को मानना चाहिए पाकिस्तान को कि भाई ये आतंकवादी संगठनों पर रोक लगाएंगे ठीक तरीके से, ईमानदारी से। अभी तो आप ये लगा रहे हैं, फिर किसी दिन उनके आज भारत ने दिखाएंगे आप उन्हीं के। यूएन में भारत ने ये बात कही है, भारत ने कहा इनको कोई एंटी टेरर कमेटी वगैरह में पाकिस्तान को बनाया गया यूएन में, तो भारत ने ये कहा है कि आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो आतंकवाद पर रोक लगेगी जब आपके द्वारा प्रतिबंधित संगठन को बचाए रखने का काम वो व्यक्ति कर रहा है जो अभी इस पोजीशन पर, इस पद पर बैठा है। तो वहां के वो थोड़ा सा आईना दिखाया यूएन को। मैं इसराइल की बात आपको बता देता हूं। इसराइल में मामला उलझता जा रहा है। अब इसराइल में अब अमेरिका और इसराइल के बीच तनातनी हो गई है। इस बार मुद्दा है वेस्ट बैंक, गाजा नहीं, दो हिस्से हैं, वेस्ट बैंक और गाजा, जिनको मिला करके एक फिलिस्तीनी राष्ट्र बनाने की मांग होती है। अब इसको लेकर के वेस्ट बैंक में जहां अमूमन शांति ही रहती है, वहां पर इजराइल की संसद ने विधेयक पास करा दिया गया कि हम, इजराइल जो है वो वेस्ट बैंक पर कब्जा करेगा। ये इनकी नेतन्याहू की कैबिनेट से भी ये प्रस्ताव पास हो चुका है। और इसके बाद, और ये तब हुआ जब वहां पर मौजूद थे जेडी वैंस उपराष्ट्रपति, और ट्रंप ने अपनी इज्जत दांव पर लगा रखी है इस शांति समझौते को कामयाब बनाने के लिए। तो बिलबिला गए जेडी वैंस। पहले उन्होंने कहा ये तो मेरी इंसल्ट है कि मेरी मौजूदगी में ऐसा बयान। राष्ट्रपति ट्रंप बिल्कुल साफ कर चुके हैं कि वेस्ट बैंक पर कब्जा नहीं करेगा इजराइल। अब नेतन्याहू इस पर खुलकर नहीं बोल पा रहे। नेतन्याहू ये कह रहे हैं केवल कि देखिए ट्रंप साहब ने हमारा बड़ा साथ दिया है, ट्रंप बड़े लीडर हैं और उनकी वजह से और बाकी मुस्लिम देश जो हैं उनके समर्थन से आज ये जो है गाजा में हम लोग जो उद्देश्य प्राप्त करना चाहते थे वो हमने किया है। लेकिन खुलकर ये नहीं कह रहे कि हम वेस्ट बैंक पर कब्जा नहीं करेंगे। आपको बता दें 5 लाख लोग बसा चुका है वहाँ इजराइल, यहूदियों को, और सेटलर्स जिनको कहा जाता है, उन पर बड़ा दबाव है कि उनको वापस हटाया जाए। लेकिन ये धीरे धीरे वहाँ पर अपनी आबादी बढ़ा करके उसको कंट्रोल में लेना चाहते हैं। और वेस्ट बैंक जो है वो वहाँ भले ही पैलेस्टीनियन अथॉरिटी सत्ता में हो, लेकिन उसकी जो सुरक्षा और ये सब है, पॉलिसिंग वगैरह है, ये सब इजराइल ही करता है। केवल नाम के लिए वहाँ पर वो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है या एक आज़ाद या स्वायत्त हिस्सा, आप ज़मीन का टुकड़ा उसको आप कह सकते हैं। लेकिन नेतन्याहू तो कह रहे हैं हम सब लेंगे। त्रिपाठी जी, नहीं देखिए, ट्रंप जिस तरह से कोई भी काम अपने हाथ में लेते हैं और उसको जैसे एग्जीक्यूट करते हैं, उसमें बड़ा इशू है। और गाजा पीस प्लान पर हम लोग बार बार एक बात कह रहे हैं कि ठीक है ये हो जाएगा। मैं तो बार बार कहता हूं कि कोई तरीका हो कि किसी भी तरह से नोबल दे दीजिए, सब कुछ कर दीजिए, लेकिन क्या सचमुच कोई पीस प्लान इस तरह का हो पा रहा है? और ये पहले दिन से कहा जा रहा है कि जो इजराइल चाहता था वो कर रहा है। अब क्या हमास के साथ वो सेटलमेंट प्लान हो पा रहा है? और जो सबसे बड़ी बात है कि जब तक आप कोई ऐसा प्लान लेकर नहीं आएंगे जिसमें ये दोनों बैठें, ये ऐसा नहीं होगा कि एक बार नेतन्याहू कहें कि हमारी ये डिमांड है जो रह गई है, फिर हमास आके कहे कि अच्छा ये वाला है जिसको रह गया। आप एक बार बैठाइए तो सही।
अभी तक कोई भी ऐसी पीस डील की कोई मीटिंग नहीं हुई जिसमें एक बार ये लोग बैठे जो पार्टी हैं और वो तय करें कि ये इससे कौन बैठ जाता है। कतर बैठ गया, जॉर्डन बैठ गया, मतलब ऐसे ऐसे देश बैठे और उनके बीच में कुछ हो नहीं पाता। तो मेरा यह मानना है कि इसकी सबसे बड़ी समस्या यही है कि जिनको इस पर निर्णय लेना है वो बैठ नहीं पा रहे हैं। भले इसको कतर करे, भले इसको अमेरिका करे, लेकिन सामने बैठाकर ये बात करनी पड़ेगी क्योंकि अभी तक उसमें कोई सॉल्यूशन इजराइल का एटीट्यूड नहीं समझ में आ रहा है। मैं वो इसी पे आ रहा था सर। अभी एक और बयान बड़ा वायरल हुआ, इनके शायद विदेश मंत्री या फाइनेंस मिनिस्टर इजराइल के, उन्होंने क्या बयान दिया? उन्होंने कहा कि अगर सऊदी अरब हमारे साथ रिश्ते इस शर्त पर बनाना चाहता है कि हम एक फिलिस्तीन राष्ट्र बनने दें, तो आप अपने रेगिस्तान में ऊंटों पर चलते रहिए, हमें आपके रिश्ते की कोई जरूरत नहीं है। बड़ी आलोचना हो रही है उस बयान की। अब ये वेस्ट बैंक वाला विधेयक पास कर दिया। तो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इनकी मंशा समझिए भाई। फिलिस्तीन पे जो आप गाजा में और हमास का जो एक्सक्यूज है, मतलब हमास आतंकवादी संगठन है, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन वो सारी लड़ाई क्यों हो रही है? और ये जो वेस्ट बैंक में आपने बहुत अच्छे से बात कही, इस पर पहले भी बहुत चर्चा हुई है, अभी हमारे यहाँ नहीं हुई, कि सेटलर्स को आप जिस तरह से, ये हिंदुस्तानी जुबान में हम कहें जो आजकल हमारी सरकार में चल रहा है, डेमोग्राफिक चेंज करना चाहते हैं। तो वो डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं और वो उस पूरे मुल्क को एक तरह से अपने कब्जे में करना चाहते हैं। तो मंशा वो है और इसके लिए वो ट्रंप के आगे नहीं रुकेंगे। मैं बता देता हूँ आपको, इजराइल जो है जिस तरह की लड़ाई लड़ता है वो उसको वहाँ पर सेटल करके, और पूरा वैसे भी उन्हीं के कंट्रोल में है। हाँ नहीं, अब तो शक ये होने लगा है कि क्या ट्रंप और नेतन्याहू ये पीठ पीछे कुछ और तय करते हैं और टीवी पे आगे कुछ और बोलते हैं। निश्चित रूप से जिस तरीके से इसीलिए वो हमास उन पर भरोसा नहीं करता ना। जिस तरीके से नेतन्याहू की मतलब अपने संसद में बिल पास करा लिया और जेंडी वेंस के वहाँ रहते हुए, तो मुझे लग रहा है निश्चित रूप से ट्रंप के लिए एक चुनौती है। लेकिन नेतन्याहू की भी मजबूरी है, जिस तरीके से हमास ने वहाँ पर अत्याचार किया था, हिंसा की थी, तो अब इतनी लड़ाई के बाद अगर इजराइल की जनता पूछेगी ना नेतन्याहू से कि आपने क्या हासिल किया, तो नेतन्याहू को अपने पॉलिटिकल जो उसकी स्थिति उसको मजबूत करना है, देश में लोकप्रिय नेता बनना और फिर चुनाव जीतना है। तो उनकी मजबूरी की बताए कि भाई मैंने यही हासिल कर लिया है। अमेरिका की मजबूरी है कि अमेरिका दोनों के बीच में मध्यस्थता कराना चाहता है। ट्रंप साहब कह रहे हैं कि मैंने मध्यस्थता करवाई है, अब अगर इजराइल वहां से हटेगा तो ये ट्रंप साहब पर गाजा तो बर्बाद कर दिया, क्या ये वेस्ट बैंक पर कब्जा करेंगे, चढ़ाई करेंगे? बहुत आसान नहीं होगा, हालांकि इजराइल छोड़ेगा नहीं, लेकिन इतना आसान भी नहीं होगा कि अमेरिका चाहेगा कि फिलहाल इस मामले में तटस्थ की भूमिका वो भी निभाए और इजराइल थोड़े कदम पीछे रखे वहां पर।